दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से उबर पाना आज के दौर में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से अनेक स्थानों की क्लाइमेट चेंज होने लगी है, जिसका मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसका जलवायु पर और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने का कारण है अर्थ के एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ जाना। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आगे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर चारों ओर गैसेस की एक लेयर बनी हुई होती है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वह इस लेयर को पेनिट्रेट करके पृथ्वी की सतह तक आती हैं और पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और रिफ्लेक्ट होने के बाद और यही सोलर रेडिएशन एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और यही गैसेस इस सोलर रेडिएशन को एनवायरनमेंट में एमिट कर देती हैं और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट के इस टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है और मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जन्म होता है ग्लोबल वार्मिंग का। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज नेचुरली प्रेजेंट हैं, वही गैसेज अर्थ को उतना गर्म रखने में सफिशिएंट है जितना कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा और पृथ्वी चंद्रमा की तरह हो जाएगी, जिसका टेम्परेचर दिन में 134 डिग्री सेल्सियस और रात में 150 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। मगर जब मैन मेड एक्टिविटीज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो एनवायरनमेंट गर्म होने लगता है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में जितनी ज्यादा CO2 उतना ही टेम्परेचर ज्यादा और उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि शहर की तुलना में गांव में ठंडक ज्यादा होती है, क्योंकि गांव में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं जो कि आसपास की CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और शहरों में पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, इसलिए वहाँ CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसलिए गाँव की तुलना में शहर में गर्मी ज्यादा होती है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जंगल काट काट कर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा। दूसरा ये कि जगह जगह पर थर्मल पावर प्लांट और अलग अलग तरह के कारखाने बन रहे हैं, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स के जलने से और भी ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है, जिससे एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से प्रकृति पर दोहरी मार पड़ती है। एक तरफ नई CO2 प्रोड्यूस होती जा रही है, दूसरी तरफ जंगल कटते जा रहे हैं। जब एटमॉस्फेयर में इतनी CO2 हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग का होना तो ऑब्वियस है। इंसान ने क्या किया, इंसान ने एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ा दिया, तो फिर एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा CO2 होगी वो उतना ही ज़्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और उतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। हिमालय, रॉकी और एंडीज जैसे विशाल पर्वतों के ग्लेशियर्स से दिन ब दिन बर्फ पिघलती जा रही है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक और अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स भी इसके शिकार हो रहे हैं। और जब ये बर्फ पिघलती है तो इसका पानी नदियों से होता हुआ सागर और फिर महासागरों में मिल जाता है, जिससे सी लेवल बढ़ने लगता है और सी लेवल बढ़ने से लैंड एरिया कम होने लगता है, जिसकी वजह से जाने कितने छोटे बड़े आइलैंड समुद्र में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। जब हम किसी बीच पर जाते हैं तो समुद्र में काफी अंदर जाने पर भी जमीन पर ही चलते रहते हैं। इसका कारण यही है कि उस जमीन पर किसी समय पर पानी नहीं था, मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी आगे बढ़ता जा रहा है और लैंड एरिया कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले सालों में मुंबई और चेन्नई जैसे समुद्र किनारे बसे शहर अपना अस्तित्व खो देंगे। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का क्लाइमेट पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, बाढ़ आने लगती है, तो कहीं सूखा पड़ जाता है। गर्मियां और भी गर्म हो जाती हैं। हीट वेव लोगों का जीना मुश्किल कर देती है। जंगलों में आग लग जाती है, जिसे बुझाना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। समुद्र किनारे वाले इलाकों में तूफान आने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अक्सर कोई ना कोई तूफान आ जाता है। सन 1880 से हमारी अर्थ का टेम्परेचर 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा तो रोज ही होता है।
मगर जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। ये जो 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में आई ग्रोथ है। मतलब साल के 365 दिन का टेम्परेचर जोड़ के 365 से डिवाइड कर दो, जो एवरेज टेम्परेचर आएगा वो सन 1880 के एवरेज टेम्परेचर से 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा। 1.4 डिग्री सुनने में बहुत कम लगता है, मगर इतना टेम्परेचर बढ़ने से न जाने कितने आइलैंड डूब चुके होंगे और न जाने कितने देशों का एरिया कम हो चुका होगा। एक अनुमान के अनुसार सन 2100 तक ग्लोबल टेम्परेचर 5.8 डिग्री तक इंक्रीज कर जाएगा। किसी ज़माने में जिस समुद्र पर राम जी की सेना पुल बनाकर श्रीलंका तक पहुंची थी, वो पुल आज समुद्र में डूब चुका है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, और इसके डूबने का कारण भी है ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी और भी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।